हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इंडियन पॉलिटी की सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है हमारा, जो हम कवर करने जा रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज में, संसदीय समितियां, मंच और समूह यानी पार्लियामेंट्री कमिटीज, फोरम्स एंड ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम। और जो भी इम्पोर्टेंट, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे हम कवर करेंगे। और इसके अलावा ये सीरीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अभी जो बीपीएससी आ रहा है और यूपीपीसीएस आ रहा है, आरओ यूकेपीसीएस, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये रामबाण है एक तरह से, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो एक बार आपको पढ़ के जाना जरूरी हो जाता है। तो और मैं एक आप सबको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि ये जो मैं कंप्लीट जो टॉपिक जो कवर करवा रहा हूँ, इन सबकी पीडीएफ है आपको जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। और वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा के प्रैक्टिस कर सकते हैं साथ में। और आपको बस ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, ईयरफोन लगा देना है और कंप्लीटली प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, और उसके साथ में रिवीजन भी हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा, तो साथ में आपके बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे जो साथ साथ में कवर होते जाएंगे। तो आपको कम मेहनत में बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। और मैंने खुद ने फेस करा है, मैंने ये सारी चीज़ें एक इस टाइप से फ्रेम करी है कि जो चीज़ वो क्लास आप एक ऑफलाइन क्लास में बैठ के 3-4 घंटे में जो टॉपिक कवर करोगे, और जो जितनी इन्फॉर्मेशन उसमें कवर नहीं हो पाएगी, जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको 15 से 20 मिनट में जो इस क्लास में कंप्लीट जो एमसीक्यू थ्योरी है वो सारी चीज़ें कवर करवा दूंगा, और साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन हमारा है जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया था, और ये 2018 में भी पूछा गया था, और इसके अलावा बीपीएससी 65 में पूछा गया था, और आरओ 2016 में पूछा गया था। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संसद की सबसे बड़ी स्थायी समिति कौन सी है, यानी लार्जेस्ट स्टैंडिंग कमेटी कौन सी है? तो इसमें ए ऑप्शन है लोक लेखा समिति, बी ऑप्शन है प्राक्कलन समिति, और सी है जो हमारा सार्वजनिक उपक्रम समिति, जो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, और डी ऑप्शन हमारा है विशेष अधिकार समिति। ये टॉपिक आज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं, जैसे मान के चलो लक्ष्मीकांत या घटना चक्र या किसी और भी बुक से आपने पॉलिटी पढ़ी होगी, तो कमेटी वाला इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है, तो आपको बहुत मजा आएगा। एंडिंग तक आप क्लास देखना। इसका जो आंसर है वो राइट है, बी ऑप्शन जो राइट है, प्राक्कलन समिति जो हमारी सबसे बड़ी स्थायी समिति है, और ये एस्टिमेट कमेटी जो है हमारी सबसे बड़ी है। और इसकी व्याख्या है, प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है, और इसके जो कुल सदस्य जो मेंबर होते हैं वो 30 मेंबर होते हैं। इसके अलावा इसमें सभी 30 सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं, यानी जो इसके जो 30 मेंबर होते हैं वो ओनली फॉर लोकसभा से चुने जाते हैं, न कि राज्यसभा से। इस समिति में राज्यसभा को कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं होता है। इसका मुख्य कार्य बजट में निहित अनुमानों की जांच करना है, यानी जो बजट के जो निहित अनुमान है, एस्टिमेट्स हैं, उनकी जो जांच करती है वो लोकसभा के द्वारा ही होता है। तो जो इसके सभी सदस्य वो लोकसभा से होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 में पूछा गया था। इसके अलावा यूपीपीसीएस में, मेंस में और प्रीलिम्स में दोनों टाइम पूछा गया था, और 15-17 में, और बीपीएससी 66 में और 68 में भी क्वेश्चन ये पूछा गया था। लोक लेखा समिति जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, पीएसी में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है, और इनका जो उनका लोकसभा तथा राज्यसभा से अनुपात क्या है, इसके बारे में जो ऑप्शन दे रखे हैं। 22 सदस्य, जिसमें 15 लोकसभा से और जो 7 सदस्य वो राज्यसभा से। बी ऑप्शन हमारा 30 सदस्य जो सभी लोकसभा से होंगे, और सी ऑप्शन हमारा है जो 22 सदस्य जो 11 लोकसभा से और 11 राज्यसभा से। डी ऑप्शन है 15 सदस्य, और ये 10 लोकसभा से और 5 है जो हमारे राज्यसभा से। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो राइट है, जिसमें 22 सदस्य लोक लेखा समिति में 22 मेंबर होते हैं, और ये जो 15 लोकसभा से, यानी इसमें ज्यादा मेंबर होते हैं लोकसभा से होते हैं, और जो 7 मेंबर होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। इसकी जो व्याख्या है, सबसे पुरानी संसदीय समिति है पीएसी, और ये 1921 में गठित की गई थी। इसके कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 सदस्य लोकसभा और 7 राज्यसभा से। ये एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत के आधार पर चुने जाते हैं, यानी एकल जो संक्रमणीय मत के माध्यम से ही इनको अनुपातिक प्रतिनिधित्व के तौर पर चुने जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है जो 3 नंबर क्वेश्चन है, जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में 2014 में और 20 में, और एमपीपीसीएस 2019 में, और इस बार बीपीएससी में आने के चांसेस है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट की जांच करती है? यानी इस बार न्यूज में भी देखा जाए तो सीएजी बहुत ज्यादा न्यूज में बना रहा है, इसी वजह से ये क्वेश्चन और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है प्राक्कलन समिति, बी ऑप्शन है लोक लेखा समिति पीएसी, और सी ऑप्शन है जो वित्त आयोग, और डी ऑप्शन है विभागीय स्थायी समितियां। तो बताइए आप इसका जो कौन सा ऑप्शन है जो राइट है। कमेंट सेक्शन में जरूर आप इसका आंसर लिखें, क्योंकि आपकी ये जो लिखने की जो मेहनत है वही आपको एग्जाम में सक्सेस दिलाएगी, क्योंकि ये चीजें लिखने से ज्यादा याद रहती है। और
इसका जो ऑप्शन है बी है जो राइट है, लोक लेखा समिति है जो भारतीय नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है, और ये सीरीज द्वारा जो संसद में प्रस्तुत की गई वार्षिक रिपोर्ट यानी ऑडिट रिपोर्ट होती है उसकी विस्तृत जांच करने का भी कार्य लोक लेखा समिति करती है। इसी कारण सीएजी को लोक लेखा समिति का मित्र और दार्शनिक मार्गदर्शक यानी फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड कहा जाता है। अगला हमारे क्वेश्चन है बीपीएससी 64 में पूछा गया था 2018 में, उसके अलावा यूपीआरओ में भी पूछा गया था। क्वेश्चन है संसदीय समितियों के संदर्भ में ये नियम किस पर लागू होता है कि कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता। ऑप्शन है केवल लोक लेखा समिति, बी ऑप्शन है केवल प्राक्कलन समिति, सी ऑप्शन हमारा है केवल सार्वजनिक उपक्रम समिति, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी वित्तीय समितियों पर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी, जो उपयुक्त सभी वित्तीय समितियों पर लागू होता है। ये यानी इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण संसदीय नियम है कि सरकार का कोई भी मंत्री यानी जो कैबिनेट मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट किसी भी वित्तीय समिति, लोक लेखा, प्राक्कलन, सार्वजनिक उपक्रम समिति का सदस्य नहीं चुना जा सकता। यदि कोई भी सदस्य समिति में चुने जाने के बाद मंत्री बन जाता है तो उसकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। और इसके जो सदस्य होते हैं मोस्टली जो एमपी ज्यादा सदस्य होते हैं, इसमें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो इनके ज्यादा सदस्य होते हैं। जरूरी नहीं है कि वो जैसे सरकार में पार्टी उसी की ही हो। अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर है जो यूपीपीएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये 2018 में भी पूछा गया था। 5 नंबर क्वेश्चन है लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन है ए भारत के राष्ट्रपति द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, डी ऑप्शन है संसदीय कार्य मंत्री द्वारा। तो इसका जो आंसर है जो सी ऑप्शन है जो राइट है, लोकसभा अध्यक्ष इनके द्वारा जो हमारी लोक लेखा समिति की नियुक्ति अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। इसकी व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा और समिति के सदस्यों में ही की जाती है, और ये 1967 से ये स्थापित परंपरा बन गई है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष के किसी सदस्य को ही बनाया जाता है ताकि वित्तीय जांच में निष्पक्षता बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है सार्वजनिक उपक्रम समिति जो का गठन पहली बार किसकी सिफारिश पर किया गया था। ऑप्शन ए सरदार स्वर्ण सिंह समिति, बी ऑप्शन है कृष्ण मेनन समिति, सी ऑप्शन है संतानम समिति, और डी ऑप्शन है राजमनार समिति। तो इसका जो ऑप्शन है बी है जो राइट है, कृष्ण मेनन समिति जो है राइट ऑप्शन है। व्याख्या इस प्रकार है 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर पहली बार सार्वजनिक उपक्रम समिति का गठन किया गया था। प्रारंभ में इसमें 15 सदस्य थे और बाद में 10 लोकसभा और 5 राज्यसभा से, लेकिन 1974 में इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 22 कर दी गई, जिसमें 15 एलए से और 7 राज्यसभा से। अगला हमारा क्वेश्चन है वर्तमान में संसद में विभागीय रूप से संबंधित स्थायी समितियां की कुल संख्या कितनी है। यानी ये आरओ में मेंस में पूछा गया है, यूपीएससी प्रीलिम्स में भी इससे पूछा गया है। ये ऑप्शन है 17, बी 22 और सी ऑप्शन है 24, डी ऑप्शन है 30। तो इसका आंसर है 24 जो राइट है। और 1993 में 17 डीआरसीएस की स्थापना की गई थी, जो 2004 में इसकी संख्या बढ़कर 24 कर दी गई। इन 24 समितियों में से 8 जो समितियां राज्यसभा के सभापति की अधीन काम करती है और 16 समितियां लोकसभा के अधीन काम करती है। अगला हमारे क्वेश्चन है प्रत्येक विभागीय स्थायी समिति डीआरएससी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो ए ऑप्शन है जो है 22 सदस्यीय जो 15 लोकसभा से और 7 होता है जो राज्यसभा से, और जो डी ऑप्शन हमारा है 30 सदस्यीय जिसमें सभी लोकसभा से होंगे, और सी ऑप्शन है 31 सदस्य जो 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। डी ऑप्शन है 45 सदस्य जो 30 लोकसभा से और 15 राज्यसभा से। तो प्रत्येक विभागीय स्थायी समिति के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, आप इसके आंसर में जरूर बताएं। इसका जो आंसर है जो सी ऑप्शन है वो राइट है, क्योंकि 31 सदस्य होते हैं 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। प्रत्येक विभागीय स्थायी समितियां डीआरएससी में कुल 31 मेंबर होते हैं। इनमें से 21 सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है और 10 सदस्यों को राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित किया जाता है। जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, उनको जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो हमारे राज्यसभा के सभापति होते हैं ये, और जो लोकसभा के मेंबर होते हैं उनको लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, वो इनको नामित करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष किस कौन सी समिति के पद अध्यक्ष होते हैं। यानी ऑप्शन दे रखे हैं। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी 2016 और यूपीपीएससी 2014 में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है कार्य मंत्रणा समिति, बी है नियम समिति, और सी ऑप्शन है सामान्य प्रयोजन समिति, जनरल पर्पस कमेटी, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो राइट है, क्योंकि ये सारे जो समिति है ये हमारे लोकसभा अध्यक्ष इनकी समिति के अध्यक्ष होते हैं इनके।
ये जो महत्वपूर्ण समितियां हैं, इनकी कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसी प्रकार राज्यसभा में इन समितियों की अध्यक्षता राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी लोकसभा अध्यक्ष हमारी ये 3 कमेटियां इनके अध्यक्ष होते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, जो बीपीएससी 68 में क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, यूपीपीसी आरओ में 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये संसद सदस्यों की आचार संहिता को लागू करने के लिए, कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करने के लिए उनके नैतिक आचरण की निगरानी करने वाली समिति कौन सी है। यानी एक ऑप्शन है जो विशेष अधिकार समिति है, बी ऑप्शन है आचार समिति है, डी सी ऑप्शन है जो याचिका समिति है और डी ऑप्शन है आश्वासन समिति। इसका जो राइट ऑप्शन है भी ये आचार समिति जो इसका राइट है, और इसकी व्याख्या इस प्रकार है, आचार समिति सदस्यों के नैतिक आचरण की निगरानी करती है और दुराचार के मामलों की जांच करती है। इसके साथ ही राज्यसभा में ये समिति 1997 में गठित की गई थी, जबकि लोकसभा में इसका गठन 2000 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा यूपीपीसीएस जो पिछले 2012 में पूछा गया था, यूपीपीसीएस 2015 में भी पूछा गया। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन ये, और इस बार एग्जाम की पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है ये। निम्नलिखित में से कौन सी तदर्थ समिति है जो एडहॉक कमेटी का उदाहरण है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, बोफोर्स घोटाले की जांच के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी, और डी ऑप्शन है अनुसूचित जाति या जनजाति कल्याण समिति। तो जो सी ऑप्शन है संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी यानी जॉइंट पब्लिक कमेटी है जो राइट है। इसमें संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती है, जिसमें एक स्टैंडिंग कमेटी होती है और एक दूसरी जो निरंतर काम करती है, और तीसरी है जो एडहॉक कमेटी होती है जो विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती है, जैसे घोटाले की जांच करना, जैसे एग्जांपल के 2G घोटाला, बोफोर्स घोटाला, इसके लिए बनाई गई थी और इसको काम पूरा होने के बाद में भंग कर दी जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है जो बीपीएससी 60 और 62 दोनों में पूछा गया है 2 बार, और यूपीपीसी प्रीलिम्स 2002 में भी पूछा गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति पीएससी अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है। यानी भारत के राष्ट्रपति को, नियंत्रक के महालेखा परीक्षक को, और या फिर लोकसभा अध्यक्ष को, या फिर वित्त मंत्री को। तो जो सी ऑप्शन है वो राइट है, लोकसभा अध्यक्ष को जो हमारे लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट सौंपती है, और रिपोर्ट जांच करने के बाद अपना अंतिम निष्कर्ष रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को ही सौंपती है, क्योंकि संसद के पटल पर रखती है वो, और ताकि इस पर संसद में चर्चा हो सके। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। यानी एक्स ऑफिशियल जो ऑफिशियल प्रेसिडेंट है वो कौन होता है। ए ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष और डी संसदीय कार्य मंत्री। तो इसका सी ऑप्शन है जो राइट है, लोकसभा अध्यक्ष होता है जो इसका मेन जो कार्यवाहक इसका पदेन अध्यक्ष होते हैं। और ये आईपीसी का एक स्वायत्त निकाय है जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी, और लोकसभा अध्यक्ष इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, जबकि राज्यसभा के उपसभापति लोकसभा के उपाध्यक्ष के पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। और ये समूह भारत की संसद और विश्व की अन्य संसदों के बीच में कड़ी का काम करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसदीय मंच का गठन भारत में पहली बार किस वर्ष किया गया था। ये 2013 में पूछा गया था, बीपीएससी में 2-3 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, इस बार भी आने के चांसेस है। तो 1952 ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है 1993, सी ऑप्शन है 2005, डी ऑप्शन है 2014। यानी सी ऑप्शन है जो 2005 है इसका राइट है। संसदीय मंच के बारे में कि भारत में जो पहली बार गठन किस वर्ष किया गया था। संसदीय मंचों का उद्देश्य मंत्रियों, संसद सदस्यों और विशेषज्ञों के बीच महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। पहला संसदीय मंच जो है जल संरक्षण प्रबंधन पर संसदीय मंच वर्ष 2005 में गठित किया गया था। वर्तमान में कुल 8 संसदीय मंच है। अगला क्वेश्चन हमारा है जो यूपीपीसी प्रीलिम्स 2022 में एमपीपीसी में भी पूछा गया था, अधिकांश संसदीय मंचों का अध्यक्ष कौन होता है। यानी जो अधिकांश जो संसदीय मंच होते हैं उनके अध्यक्ष कौन होते हैं। जैसे ऑप्शन में दे रखा है पीएम, और बी ऑप्शन है हमारा जो लोकसभा के अध्यक्ष, और सी ऑप्शन है संबंधित विभाग का कैबिनेट मंत्री, और डी ऑप्शन है राज्यसभा का सभापति। तो बी ऑप्शन है वो राइट है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो सभी संसदीय मंचों का पदेन अध्यक्ष होता है। और अपवाद के तौर पर देखा जाए तो केवल जनसंख्या एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य पर संसदीय मंच के अध्यक्ष राज्यसभा के सभापति होते हैं, और लोकसभा अध्यक्ष इसके सह अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संसदीय समिति की प्राक्कलन समिति की जुड़वा बैंड कहा जाता है। यानी ये इस बार का बीपीएससी का सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन माना जाने वाला है। किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बैंड कहा जाता है। लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, और याचिका समिति और नियम समिति। तो ए ऑप्शन है जो लोक लेखा समिति है जो राइट है इस आंसर। क्या है प्राक्कलन समिति व्यय अनुमानों की जांच करती है, और इसके अलावा धन खर्च होने से पहले जो बजट के दौरान या फिर जबकि लोक लेखा समिति खर्च होने के बाद में जैसे पोस्टमार्टम ऑडिट करती है, और इसके अलावा दोनों कार्य एक दूसरे के पूरक होते हैं इसमें, इसलिए इन्हें जुड़वा बैंड कहा जाता है। अगला हमारा जो ऑप्शन है महिलाओं के सशक्त बनाने संबंधी समिति। यानी इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं। ए ऑप्शन है 22, बी ऑप्शन है 30 जिसमें 20 लोकसभा से होता है, 10 राज्यसभा से, सी ऑप्शन है हमारा 15, जो डी ऑप्शन है 45। तो इसमें जो राइट आंसर है हमारा बी ऑप्शन, यानी 30 सदस्य होते हैं इसमें, और जो 20 लोकसभा से और
10 है जो राज्यसभा से। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, महिलाओं को सशक्त बनाने संबंधी संसदीय समितियों का गठन 1997 में किया गया था। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से जो 20 सदस्य लोकसभा से और जो 10 सदस्य राज्यसभा से नाम निर्देशित किए जाते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, वित्तीय समितियां जो लोक लेखा, प्राक्कलन, सार्वजनिक उपक्रम के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? यानी ए ऑप्शन है 1 वर्ष, बी ऑप्शन है 2 वर्ष, सी ऑप्शन है 5 वर्ष, डी ऑप्शन है लोक लेखा का लोकसभा के कार्यकाल तक। यानी ये यूपी आरओआर में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है वो है 1, यानी 1 वर्ष का वित्तीय समितियों का सदस्यों का कार्यकाल होता है। यह क्या है, जो सभी वित्तीय समितियों का गठन प्रतिवर्ष किया जाता है, तो जो इसलिए इनका सदस्यों का कार्यकाल भी 1 वर्ष ही होता है। हर नए साल से सीधे चुनाव में मनोनयन किया जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, यूपीपीसी 2013 में और प्री में 2011 में पूछा गया था यूपीएससी में, और क्वेश्चन है अधीन विधान संबंधी समिति का मुख्य कार्य क्या है? यानी ए ऑप्शन है जो निचले न्यायालयों के कामकाज की जांच करना, बी ऑप्शन है कार्यपालिका द्वारा बनाए गए नियमों का उप नियमों की जांच करना, और सी ऑप्शन है जो राज्य विधानसभाओं के कानूनों की समीक्षा करना, डी ऑप्शन है पंचायत स्तर के कानूनों की जांच करना। तो इसका जो बी ऑप्शन है कार्यपालिका द्वारा बनाए गए नियमों की उप नियमों की जांच करना। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, संसद कानूनों का केवल मूल ढांचा बनाती है और विस्तृत नियम बनाने का अधिकार कार्यपालिका को सौंप देती है। इसमें जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं, ये समिति जांच करती है कि कार्यपालिका ने इस शक्ति का सही उपयोग किया है या नहीं। ये दोनों समितियां, दोनों सदनों की जो अपनी अपनी समितियां होती हैं, जैसे इसमें 15-15 जो मेंबर होते हैं दोनों में, उसी प्रकार ये जो इसका कार्यपालिका द्वारा नियम है जो बनाए गए, उनके जो जांच करने का काम होता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है 20 नंबर क्वेश्चन है, जो यूपीपीसीएस और एमपीपीसीएस में भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। विशेष अधिकार समिति जो कमेटी ऑन प्रिविलेजेस में लोकसभा और राज्यसभा से क्रमश कितने सदस्य होते हैं? ए ऑप्शन है जो ए 15 और 10, और बी है 20 और 10, सी ऑप्शन है जो 15 और 7, और डी ऑप्शन है 15 और 5। यानी इसमें जो राइट आंसर है क्या है, जो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि आपकी प्रिपरेशन है वो भी साथ में चलती रहे और चीजों के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो इसका जो आंसर है वो है 15 लोकसभा में और 10 राज्यसभा में। ये ऑप्शन है जो राइट है, बाकी सारे गलत है। बढ़ते हैं व्याख्या की तरफ। जो विशेष अधिकार समिति अर्ध न्यायिक प्रकृति की होती है, ये सदन और उसके सदस्यों के विशेष अधिकारों के हनन के मामलों की जांच करती है। लोकसभा की समिति जो 15 सदस्य और राज्यसभा की समिति से 10 सदस्य होते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी समिति केवल लोकसभा की समिति है? यानी जो लोकसभा की समिति है ओनली फॉर, अर्थात इसे राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता इसमें। ये मैंने आपको पहले भी समझा रखा। ये बीपीएससी 64 में पूछा गया और यूपीपीसी प्रीलिम्स 2010 में पूछा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी आने के चांसेस है। ये ऑप्शन है सरकारी आश्वासनों से संबंधित समिति और सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति, कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर, और सी ऑप्शन है जो है याचिका समिति, और डी ऑप्शन है अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति। तो इसका जो राइट आंसर वो है बी, सदस्य की अनुपस्थिति संबंधी समिति। बढ़ते हैं व्याख्या की तरफ। जो इसकी व्याख्या है वो इस प्रकार है, सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति केवल लोकसभा में होती है तथा इसमें 15 सदस्य होते हैं, और ये उन सदस्यों की छुट्टियों के आवेदनों पर विचार करती है कि जो बिना अनुमति के 7 दिन या उससे अधिक समय तक सदस्य अनुपस्थित रहते हैं, जैसे राज्यसभा में ऐसा कार्य स्वयं सदन द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन हमारा, संसद में बजट पारित होने से पहले मंत्रालय के अनुदान मांगों पर विस्तार से विचार कौन करता है? ये यूपीपीसीएस और यूपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है प्राक्कलन समिति, बी विभागीय स्थायी समितियां, सी है जो लोक लेखा समिति, डी है वित्त मंत्रालय। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा डी, यानी बी, जो विभागीय स्थायी समितियां हैं, DRSCS, जो विचार करती है। और आम बजट पेश होने के बाद संसद कुछ हफ्तों के लिए स्थगित हो जाती है। इस अवधि के दौरान 24 विभागीय स्थायी समितियां अपने अपने मंत्रालयों के अनुदान मांगों के गहन जांच करती है और फिर अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपती है, जिसके बाद ही अनुदान मांगों पर मतदान होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर, जो लाभ के पत्र संबंधी संयुक्त संसदीय समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? यानी इसका ए ऑप्शन है वो 15, जिसमें 10 लोकसभा से और 5 है जो राज्यसभा से। बी ऑप्शन है जिसमें 22 जो होते हैं सदस्य, जिसमें 15 लोकसभा से और जो 7 है जो राज्यसभा से। सी ऑप्शन है जिसमें 30 जो सभी लोकसभा से होते हैं, और जो डी ऑप्शन है जिसमें 20, जिसमें 10 लोकसभा से और 10 है जो राज्यसभा से, यानी बराबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी 15 सदस्य होते हैं इसमें, 10 लोकसभा से और 5 है जो राज्यसभा से। व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। जैसे लाभ के पद संबंधी संयुक्त समिति निरंतर ये जांच करती है कि केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कौन कौन से पद लाभ के पद में दायरे में आते हैं, जिससे संसद जो सदस्यों की सदस्यता रद्द हो सकती है। इसमें 15 सदस्य होते हैं इस कमेटी में, 10 लोकसभा और 5 राज्यसभा से। अगला क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर, जो बीपीएससी 56, 59 में पूछा गया है, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में 2008 में पूछा गया है।
संसदीय मंचों के सदस्य अधिकतम कितने हो सकते हैं, यानी अध्यक्ष और सह अध्यक्षों को छोड़कर जो इनके सदस्य होते हैं वो अधिकतम कितने हो सकते हैं। यानी जैसे ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन है जो 21 सदस्य, बी ऑप्शन है 31 सदस्य जिसमें 21 लोकसभा से और 10 है जो राज्यसभा से, सी ऑप्शन है हमारा 45 सदस्य, डी ऑप्शन है सदस्य संख्या असीमित होती है इसमें। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो राइट है, जिसमें 31 मेंबर होते हैं जो 21 लोकसभा से और 10 है जो राज्यसभा से। बढ़ते हैं व्याख्या की तरफ, जो है प्रत्येक संसदीय मंच के में अध्यक्ष और सह अध्यक्ष जो प्रेसिडेंट और को प्रेसिडेंट को छोड़कर अधिकतम जो 31 मेंबर होते हैं, इनमें से अधिकतम जो 21 मेंबर होते हैं लोकसभा से होते हैं और लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही इनको नामित किया जाता है, और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं जो राज्यसभा सभापति द्वारा नामित किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो याचिका समिति जो कमेटी ऑन पिटीशंस जो आम जनता की शिकायतों और याचिकाओं पर विचार करती है, मैं लोकसभा में राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, यानी ए ऑप्शन है जो दोनों में 15 सदस्य, बी ऑप्शन है लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 10, और सी ऑप्शन हमारा लोकसभा में 30 और राज्यसभा में 0 मेंबर, और डी ऑप्शन हमारा दोनों में 22 सदस्य होते हैं। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट है, क्योंकि इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 10, यानी 25 मेंबर होता है टोटल। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, याचिका समिति आम जनता से प्राप्त याचिकाओं की जांच करती है। लोकसभा की याचिका समिति 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा की याचिका समिति से 10 यानी टोटल बराबर 25 मेंबर होते हैं इसमें। अब पढ़ते हैं क्योंक रिवीजन के जो कुछ फैक्ट है उस चीज को नोट पैड में नोट करना आपको, और जहाँ आप रोजाना इसको जैसे अगर लाइब्रेरी में बैठते तो आपके डेस्क के सामने जो पेपर में आप लिख के सिक्का है, ताकि रोज आप इस पे नजर पड़े और ये चीजें आपको याद रहे लंबे टाइम तक। तो देखते हैं समिति का नाम प्राक्कलन समिति है, जो ये 20 केवल राज्यसभा से होते हैं सदस्य इसमें, और इसका जो मुख्य विशेषताएं जो सत्ता पक्ष का सदस्य अध्यक्ष होता है इसमें, और बजट अनुमानों की जांच करने का काम होता है इसका। अगला है लोक लेखा समिति जो 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से होते हैं। इसका काम होता है विपक्ष का सदस्य अध्यक्ष होता है इसमें, और सीएजी की रिपोर्ट की जांच करना इसका काम होता है। अगला है सार्वजनिक उपक्रम समिति जो ये 22 सदस्य होते हैं, इसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से। ये पीएसयू है सार्वजनिक कंपनियों में खातों की जांच करती है। अगली है डीआरएससी, ये कुल 24 समितियां हैं, जिसमें प्रत्येक में 31 और 21 लोकसभा से और 10 जो है राज्यसभा से। अनुदान मांगों की जांच करती है और मंत्रालयों के कामकाजों की समीक्षा करना इसका काम है। अगली समिति है जो विशेष अधिकार समिति है, और इसमें जो लोकसभा में 15 सदस्य और राज्यसभा में 10 मेंबर होते हैं, और ये इनका जो काम होता है और अध्यक्ष होता है इस अर्ध विशेष अधिकार हनन के मामलों की जांच करना होता है इसका। अगला है महिला सशक्तिकरण समिति जो 30 सदस्य होते हैं, इसमें 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा से, और इसका जो काम होता है राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्टों की विचार करना। अगला है सदस्यों की अनुपस्थिति समिति जो ये 15 सदस्य जो केवल लोकसभा से होते हैं, इसमें ये सांसदों की छुट्टियां जिसमें 60 दिन से अधिक हो तो उस पर निर्णय करने का फैसला लेते हैं ये लोग। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं, और आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई हो, आपकी जो महत्वपूर्ण जो समय था आपको सही जगह उपयोग हो उसका, और भगवान करे इस क्लास से आपके बहुत सारे बेनिफिट मिले, और मैं जो ये सारी सीरीज क्लासेस कंप्लीट करवा रहा हूँ वो सारी आप साथ में कंप्लीट करते जाएं तो आपको एग्जाम में जरूर बेनिफिट मिलेगा। और मिलते हैं अगली क्लास में।